सुनीता के घर जब तीसरी संतान भी एक बेटे के रूप में पैदा हुई तो ऐसा लगता था उसके पांव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे। पूरे मोहल्ले में घी के लड्डू बंटवाए थे उसने। 3 बेटों की माँ हो, ऐसा सोचकर गर्व से सीना चौड़ा करके घूमती थी वो। खैर, देखते ही देखते 3 बच्चों का बचपन बीत गया और उसके तीनों बेटे जवान हो गए। अरे भाई सुनीता, अब तो तेरे बेटे जवान हो गए हैं, बहू लाने का समय आ गया। अब तो घर की जिम्मेदारी तीनों बहुओं को सौंप कर तू ठाठ से अपना बुढ़ापा बिताना। ठीक कहती हो तुम दीदी, इसी दिन के इंतज़ार में तो अपना जीवन बिताया है मैंने। अरे 3 लाठी है मेरे पास। मेरा बुढ़ापा तो बहुत सुकून से कटने वाला है। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है जो उसने एक नहीं 3 बहू लाने का सौभाग्य मुझे दिया। जब तक बहुएं नहीं आई थी तब तक सुनीता को ये खुशफहमी थी कि बहू के आने के बाद उसका जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदित हो जाएगा। लेकिन बेचारी सुनीता को क्या पता था कि एक छत के नीचे 3 बहुओं को रखने का मतलब था घर को कुश्ती का अखाड़ा बनाना। खैर, अपनी मस्ती में मगन सुनीता एक एक करके 3 बेटों के लिए सुंदर, सुशील और सुशिक्षित बहुएं ले आती हैं। 3 बेटों की शादी के बाद दीपा, दिशा, निशा, अरे भाई कहाँ हो मेरी त्रिदेवियों? 8 बजने को आए, अभी तक दर्शन नहीं दिए किसी ने। अब क्या जब तक मैं आवाज़ नहीं लगाऊंगी तुम अपना कमरा छोड़कर बाहर नहीं आओगी क्या? क्या बात है माँ जी, क्यों सुबह सुबह मेरे कमरे के बाहर शोर मचा रही हैं? अरे भाई शोर नहीं मचा रही हूँ, मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि तुम तीनों की सुबह हो गई हो तो 1 कप चाय पिला दोगी या नहीं? अरे माँ जी, खूब समझती हूँ मैं आपकी चालाकी। आपकी ये सारी धौंसना मुझ पर ही चलती है। खूब अपने इशारों पर नचाया आपने इतने साल मुझे, लेकिन अब ये छोटी बहुएं आ गई हैं ना, इनसे तो आप 1 कप चाय भी नहीं बनवा पा रही हैं। अगर आप तीनों को आवाज़ लगा रही थी तो उनके दरवाजे पर जाकर बोलना चाहिए था ना। अरे वाह वाह वाह, क्या फ़ायदा ऐसी सेवा का कि 1 कप चाय पिलाओ तो उसका भी ताना मार दो। आपके लक्षण देखकर लगता नहीं कि आप कभी माँ जी के इशारों पर नाची होंगी। और क्या बोल रही थी आप कि हम माँ जी को 1 कप चाय नहीं देते? माँ जी आप ही बताइए, जिस दिन से शादी करके आई हूँ रोज़ सुबह की चाय कौन देता है आपको? अरे हम चाहे जितना भी कर ले, दीदी को कभी संतोष नहीं होता। हमेशा हमारी तुलना अपने आप से करती रहती है। अरे छोटी बहू, क्या है ये? 1 कप चाय मांगी थी लेकिन तुम तीनों ने चाय की बजाय सीधा नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया। अब रखो अपनी चाय अपने पास, मुझे नहीं पीनी। जब एक दूसरे का मुंह नोच कर थक जाओ ना तो अपने अपने पतियों के लिए लंच पैक कर देना। बस इतना एहसान करना, वरना वो बेचारा भी मेरी तरह भूखे पेट भजन करेगा पूरे दिन। हर रोज़ की तरह आज भी दिन की शुरुआत घर में लड़ाई झगड़े से ही हुई थी। सुबह सुबह हुई तू मैं में सुनीता का मन खराब हो गया था। वैसे तो बहुओं का स्वभाव वो जानती थी, लेकिन फिर भी बात बात पर ये लड़ाई झगड़ा उसे पसंद नहीं आता था। शाम के समय, सुनते हैं, मुझे नया मोबाइल चाहिए। मैंने पसंद कर लिया है, आप पैसे दे दो, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। अरे पागल हो क्या तुम? अभी 6 महीने नहीं बीते, मैंने नया फ़ोन दिलाया तो था तुम्हें। फिर ये नया फ़ोन क्यों चाहिए? 6 महीने में फ़ोन पुराना हो जाता है क्या? बस ऐसे ही ना पाई पाई का हिसाब लगाते रहो। अरे अपने बड़े भाई से भी कुछ सीख लो। देखो कैसे भाभी हाथ में नया मोबाइल लिए इतराती घूम रही है। अच्छा, तो ये नए मोबाइल की जड़ भाभी है। अरे भाभी का फ़ोन ख़राब हो गया होगा इसलिए नया ख़रीदा है, लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से ही नया मोबाइल है ना। बिना सर पैर की बातें लेकर बैठ जाती हो। कुछ तो दिमाग लगाया करो। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? और शादीशुदा हो तुम, ऐसी बचकानी हरकतें अच्छी लगती है क्या? तीनों देवरानी जेठानी में जाने क्यों एक अंधी दौड़ लगी रहती थी। हर समय तीनों अपने आप को एक दूसरे से बेहतर दिखाने में लगी रहती, जिसका सीधा असर तीनों भाइयों की जेबों पर पड़ता। कोई एक साड़ी खरीद लाती तो बाकी दोनों को भी नई साड़ी चाहिए होती, और उस पर होड़ ये कि दूसरे की साड़ी पहले से बेहतर होनी चाहिए। माँ जी ये देखिए, अब मैं कुछ कहूँगी ना तो आप कहेंगे मैंने सुबह सुबह झगड़ा शुरू कर दिया। आप ही बताइए ये क्या बात हुई? अपने कमरे की सफाई करके दिशा भाभी ने मेरे कमरे के सामने कचरा डाल दिया। आप ही बताइए कौन ऐसी बात बर्दाश्त करेगा? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब कहने की? तूने कचरा डालते हुए मुझे देखा था क्या? हाँ, जैसे आप मुझे दिखाकर ये सब करोगी ना, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं खूब जानती हूँ आपको। देख निशा, सुबह सुबह ना बहस करके मेरा मूड खराब मत कर।
मैंने बोला ना ये कचरा मैंने नहीं किया, मतलब नहीं किया, बात खत्म। अच्छा, ऐसे कैसे बात खत्म? जब तक आप ये कचरा यहाँ से हटाती नहीं, बात खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे तो लगता है ये सब तेरा ही किया धरा है। मुझे परेशान करने के लिए तूने खुद वहाँ कचरा फेंका और अब आकर मुझसे झगड़ा करी है। निशा और दिशा काफी देर से इस बात पर बहस कर रही थी, जबकि दोनों में से कोई भी ये सोचना भी नहीं चाहता था कि हो सकता है वास्तव में कचरा किसी तीसरे ने फेंका हो। अरे बहू, बंद करो ये बिल्ली की तरह लड़ना। अरे ज़रा सा कूड़ा ही तो पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर तुम में से कोई भी उसे उठाकर फेंक देगा। इतना बड़ा परिवार है, किसी ने भी फेंक दिया होगा। सब लोग तुम्हारी तरह हर समय लड़ने के तरीके नहीं खोजा करते। जाने दो, मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन भगवान के लिए अब ये झगड़ा बंद करो। सास के बीच बचाव करने पर दोनों बहुएं शांत हो गई थी, लेकिन मन में वैसे की वैसी। अब तो ये घर में हर रोज़ की बात हो गई थी। घर के काम हो या घर में आने वाला छोटे से छोटा सामान, उन तीनों को हर बात में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा थी। कुछ दिन बाद, सुनीता कैसी है तू? क्या बात है, अब दीदी की याद नहीं आती क्या? अरे दीदी आइए ना, ऐसी बात नहीं है कि आपकी याद नहीं आती है। बस आजकल ना मन कुछ उखड़ा सा रहता है, तो किसी से भी मिलने जुलने या बात करने का मन ही नहीं करता। आप बताओ कैसी हो आप? बस राम जी की कृपा है, मैं तो ठीक ठाक ही हूँ। बहुत दिन से तेरा कोई समाचार नहीं मिला था, तो मन किया तुझसे मिलने चली आऊँ। अब आ गई हूँ ना, तो 10 दिन रुक कर जाऊँगी और तेरी तीनों बहुओं से सेवा करवाऊँगी। बोल, मंजूर? अरे दीदी, बहू से क्या सेवा करानी, अभी आपकी बहन जिंदा है। आप हुक्म करिए, आपकी सेवा करने के लिए मैं हाजिर हूँ। अरे चुप कर तू। 3 बहू के होते हुए तो इस बुढ़िया की सेवा क्यों करेगी? बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। तू जरा बोल तो बहू को, कितनी देर हो गई मुझे आए, अभी तक चाय पानी लेकर भी नहीं आई। दिशा, दीपा, निशा, देखो तुम्हारी मौसी आई है, आकर आशीर्वाद ले लो बेटा। सास के बुलाने पर तीनों बहुएं आकर मौसी सास के पैर छूती हैं। खुश रहो बेटा, खूब आनंद से रहो। अच्छा बेटा, मेरे लिए ज़रा एक कप बढ़िया सी चाय बना देना, और हाँ, थोड़े पकौड़े भी तल लेना। मौसी जी की बात सुनकर तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो जैसे सांप सूंघ गया हो? जाओ जाकर चाय नाश्ता बना दो। अच्छा छोटी बहू, ऐसा कर, तू चाय नाश्ता बना ले, बड़ी बहू थोड़ा मेरे पाँव की मालिश कर देगी। बड़ा लंबा सफ़र काट के आई हूँ ना। दोनों देवरानी जिठानी को काम में लगा देख मजली बहू धीरे से वहाँ से खिसकने लगती है। अरे मंजली बहू, तू कहाँ जा रही है? देख मेरा बैग है ना, उसे ले जा, उसमें सारे गंदे कपड़े भरे हुए हैं, तो इन्हें बढ़िया से धोकर इस्त्री करके लिया। बेटा मैं ना यहाँ आने से पहले हरिद्वार गई थी, इसीलिए सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। और सुन, आज ही धो देना सारे कपड़े, हैं? क्या है कि पहनने के लिए कोई कपड़े बचे ही नहीं। तीनों बहुओं को काम में लगाकर मौसी जी आराम से बहन के साथ बातें करने लगती है। जब से मौसी जी आई थी, घर में काम काफ़ी बढ़ गया था। मौसी जी घर के काम बहुओं में ऐसे बांट देती कि तीनों बहुओं का एक दूसरे से सामना कम ही होता, जिससे उनके बीच झगड़ा भी नहीं हो रहा था और सारा काम भी निपट जाता था। 2 दिन बाद, बड़ी बहू एक बात कहूँ, तू ना रह गई वही सीधी सादी गऊ। अरे अपनी देवरानियों को देखकर ही कुछ सीख ले। मौसी जी आपका मतलब मैं समझी नहीं। अरे इतनी सिधाई भी किस काम की भई कि तुम मूर्ख बनी रहो और तुम्हारे हाथ से सारी दौलत सरक जाए। दौलत? कौन सी दौलत? देखो मेरा नाम न लेना भाई, हम तो 4 दिन को आए हैं, आज हैं, कल अपने घर को निकल जाएंगे। लेकिन जब किसी सीधे आदमी के साथ कोई चालाकी करने की कोशिश करता है ना, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मौसी जी मैं कुछ समझी नहीं। अरे तेरी देवरानी है ना, कल आई थी सुनीता के पास, कह रही थी अब उसे सांझे में नहीं रहना, इसलिए सुनीता अब घर का बंटवारा कर दे। बेचारी सुनीता ने तो उसे बहुत समझाया, लेकिन टस से मस होने को तैयार नहीं थी। क्या? छोटी ने ऐसे कहा? ये तो उसने बहुत गलत बात कही है। अरे आपसी मन मुटाव तो अपनी जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर के टुकड़े कर दिए जाए। अरे बेटा, सबकी सोच तेरी तरह नहीं होती ना। आजकल की लड़कियां सांझे में रहना ही नहीं चाहती।
खैर छोड़, तू तो बस एक कप चाय दे दे। भाई अपने अपने संस्कार है, किसी को घर तोड़ने के संस्कार मिले हैं तो किसी को जोड़ने के। मौसी की बात सुनकर बड़ी बहू दीपा को बहुत दुख पहुंचा था। सिर्फ दुख ही नहीं, अपनी देवरानी की सोच पर उसे अभी भी काफ़ी हैरानी हो रही थी। अगले दिन, अरे मंजली बहू, कहाँ बिजी हो भाई? तुम तो बस अपने काम में लगी रहो, कुछ पता भी है घर में क्या चल रहा है? बड़ी बहू अपना अलग घर ले रही है, कह रही थी अब ये डाउन मार्केट लोगों के साथ नहीं रहेगी। क्या अलग घर ले रही है? ऐसे कैसे? इस घर में उन्हें ऐसी क्या समस्या है जो अलग घर लेने की जरूरत आन पड़ी? और ये डाउन मार्केट किसे कहा उन्होंने? अरे बेटा अब क्या बताऊं, कह रही थी उसने इतने साल अकेले घर संभाला और जब से ये दोनों आई है इन्होंने सब बेड़ा गर्क कर दिया। एक नंबर की निकम्मी और कामचोर है दोनों देवरानियाँ। सच में बेटा मुझसे तो सुना ही नहीं गया। अरे भाई तुम्हें साथ ना रहना हो तो मत रहो, लेकिन ऐसे बदनामी करना तो सही बात ना है ना। और मैं तो खुद देख रही हूँ तुम दोनों छोटी हो, इसलिए हर दम काम में लगी रहती हो। जिस दिन से आई हूँ तुम दोनों को ही रसोई में पीसते देखती हूँ, बड़ी तो काम के नज़दीक आना ही नहीं चाहती। हाँ मौसी जी, एकदम ठीक कह रही हो आप। भाभी की तो आदत है हर समय चिल्ला चिल्ला के बस अपने ही काम के प्रचार करने की। फिर भी भाभी को ना इस तरह नहीं बोलना चाहिए। हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या? जिनकी जैसी सोच होती है ना बेटा, वो ऐसी ही बातें करता है। तो छोड़, मेरे लिए एक कप चाय बना दे बेटा, सर में ना बड़ा दर्द हो रहा है। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मौसी की कही बातों से निशा के मन में अपनी जिठानी के लिए कड़वाहट भर गई थी। ऐसा सिर्फ निशा के साथ नहीं हुआ था, बल्कि दीपा का भी यही हाल था। वो भी मन ही मन देवरानी निशा से चिढ़ी बैठी थी। मौसी की लगाई आग से इधर बहुओं के मन में रंजिश भरती जा रही थी, दूसरी ओर मौसी जी चुपचाप अपना काम करने में लगी हुई थी। अरे दिशा बेटा आओ आओ, मैंने ही बुलवाया है तुम्हें। भाई देखो तुम्हारी तो मुंह दिखाए में मैं ज़्यादा कुछ दे नहीं पाई, सोचा तुम्हें बुलाकर अकेले में दे दूं। अरे मौसी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने मुंह दिखाई दी तो थी। और अब मैं कौन सी नई दुल्हन हूँ जो मुंह दिखाई लूँ? बेटा तेरी बात सुनकर ना मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली है। कम से कम एक बहू तो ढंग की आई है सुनीता के घर। बुरा ना मानना बेटा, सच बात यही है कि तुम्हारी दोनों जिठानियाँ एक नंबर की लालची है। अरे सुनीता बता रही थी उन्हें तो इस बात से भी ऐतराज़ है कि तुम्हारी शादी में ज़्यादा मुंह दिखाई आई है, इसलिए तुम्हारे पास ज़्यादा गहने हो गए हैं। बड़ी बहू कहती है कि सबके गहने लेकर तीनों में बराबर बराबर बांट दे। अरे मुंह दिखाए में मिले गहने तो मेरे अपने हुए ना, उनसे भाभी को क्या चिढ़ है? ये तो अपनी अपनी किस्मत होती है कि किसको कितनी मुंह दिखाई मिलेगी। उसमें देवरानी जेठानियों का हिस्सा कब से होने लगा? बारी बारी से तीनों बहुओं के मन में मौसी जी ने एक दूसरे के प्रति नफरत भर दी थी। अरे देखो तो, पूरे घर का पेंट खराब हो गया है, जगह जगह से चूना झड़ रहा है। अगर बोलो ना तो इस घर में किसी को कुछ दिखाई भी नहीं देता। आज ही बात करती हूँ घर में वाइट वॉश कराए। अरे ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे भाभी आप तो अब अलग जाकर रहने वाली हो ना, वैसे भी हमारे जैसे डाउन मार्केट लोगों के साथ आप रहकर करोगी भी क्या? तो फिर वहीं जाकर वाइट वॉश करना। इस मकान में पेंट झड़े या दीवारें गिर पड़े, आपसे क्या मतलब? तू तो चुप ही रह, कम से कम तेरी तरफ बंटवारे जैसी बातें तो नहीं करती मैं। और किसने कह दिया तुझे कि मैं घर छोड़कर जाने वाली हूँ? अपनी करनी छुपाने के लिए मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, मुझे तो पहले ही लगा था कि हम देवरानी जेठानी चाहे कैसी भी हो, लेकिन ऐसी घटिया बात कभी नहीं सोच सकती। सच सच बताओ, ये सारी बातें आप लोगों को मौसी जी ने कही है ना? अरे उन्होंने तो मुझे ये भी कहा कि मुझे मुंह दिखाए में मिले हुए गहनों पर भी आप दोनों की नज़र है, लेकिन मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया। भाभी, इतना तो मैं अपनी जेठानियों को जानती हूँ, आप लोगों को मेरे गहनों का कोई लालच नहीं है। उल्टा आपने खुद मुंह दिखाए में मुझे कान की बालियाँ दी थी। लगा तो मुझे भी था कि घर के बंटवारे की बात तुम्हारे मन में कभी नहीं आ सकती, लेकिन पता नहीं कैसे मैं मौसी जी की बात में आ गई। माना कि हम थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम तीनों को आपस में लड़वा कर आखिर मौसी जी को मिला क्या? अब इस बात का जवाब तो मौसी जी ही देंगी कि हमारे घर में आग लगाकर उनको क्या मिलने वाला था।
गुस्से में तीनों बहुएं मौसी के पास पहुंच जाती हैं। मौसी जी, अब कोई झूठी कहानी मत सुनाना। हम तीनों को पता चल चुका है कि आपने हम तीनों को झूठ बोलकर आपस में लड़वाने की कोशिश की थी। अरे क्या मिल गया आपको हम तीनों का रिश्ता खराब करके? माना हम देवरानी जिठानी में थोड़ा बहुत मनमुटाव है, लेकिन हमारे बीच की खाई अभी इतनी गहरी नहीं हुई कि कोई भी आकर उसका फ़ायदा उठा ले। अरे अगर इतना ही प्यार फूट रहा है तुम तीनों में, तो दिन भर घर को अखाड़ा क्यों बनाए रहती हो? चैन से नहीं रह सकती? तुम तीनों जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम तीनों को आपस में क्यों लड़वाया? अभी बताती हूँ। पिछले महीने तुम्हारी सासू माँ मेरे यहाँ आई थी और आकर उसने तुम तीनों की सारी हरकतों के बारे में मुझे बताया। तुम्हारे इस दिन रात की लड़ाई झगड़ों से सुनीता बहुत परेशान थी। अरे सुनीता, तो क्यों चिंता करती है? जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना, वहाँ खटकते भी है। आपस में थोड़ा बहुत मन मुटाव तो घर में चलता ही रहता है। इन छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर मत लिया कर। आप नहीं जानती दीदी, ये छोटे छोटे झगड़े कहीं कोई बड़ा झगड़ा बनकर मेरे घर की नींव में दरार ना पैदा करते। बस मुझे इसी बात का डर है। अरे इतनी पढ़ी लिखी समझदार है तीनों, फिर भी पता नहीं क्यों ज़रा ज़रा सी बात पर दिन भर आपस में तू मैं करती रहती है। तेरी परेशानी का एक हल है मेरे पास। तेरी बहू को इस बात का एहसास कराना पड़ेगा कि उनकी आपस की फूट का फ़ायदा कोई बाहर वाला भी उठा सकता है, जिससे तुम्हारे घर के टुकड़े हो सकते हैं। आपस की कमज़ोरी का फ़ायदा कभी भी बाहर वालों को नहीं मिलना चाहिए। अरे लेकिन दीदी हम करेंगे क्या? बातों से समझने वाली नहीं है वो। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ। अरे तू देखती जा, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, और जब मैं समझाऊंगी ना तो तेरी बहू को बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो क्या आप जानबूझकर हम तीनों को लड़वा रही थी? बेटा, मैं तुम्हें लड़वा नहीं रही थी। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जैसे आज मैंने ज़रा सी बात तुम्हारे कान में डालकर तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, ऐसे ही कोई भी तुम्हारी फूट का फ़ायदा उठा सकता है। अरे तुम 3 हो, एकता में बहुत शक्ति होती है बेटा। मिलजुल कर रहोगी तो कभी कमज़ोर नहीं पड़ोगी। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है मौसी जी। आगे से हम तीनों मिलजुल कर रहेंगी। मजाले जो कोई भी आकर हम तीनों के बीच में फूट पड़वा दे। आज से हम तीनों 3 जिस्म और 1 जान है। अगले दिन सुबह, अरे किचन में इतने बर्तन इकट्ठे हो गए, ऐसा लगता है किसी को दिखाई नहीं देता। काम के समय दोनों ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे गधे के सर से सींग। अरे भाभी, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? और सिर्फ आप ही काम नहीं कर रही हैं, हम भी काम कर रहे थे। अरे अरे क्या हुआ? परेशान मत होइए भाई, 4 बर्तन होंगे तो खटकने की आवाज़ तो आएगी ही ना। रूबीना की उम्र शादी लायक हो गई थी, लेकिन हर रिश्ता रूबीना का टूट जाता था। इसी बात से उसकी माँ परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सावित्री की बहन नंदिनी उसके घर आती है। ये क्या दीदी, अब तो बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। आखिर किस बात की चिंता खा रही है आपको? नंदिनी, अब तुझे क्या बताऊं, मैं ना रूबीना के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। बस रूबीना की शादी ने ही मुझे टेंशन दे रखी है। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। जो भी रिश्ता आता है वो टूट ही जाता है। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। अरे उसकी शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं? हे भगवान, बस इतनी सी बात, आप उसकी शादी को लेकर इतना परेशान हैं? अरे दीदी, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई, क्या पता उसको कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जो उसको समझे, उसकी कमियों के साथ उसको अपनाए। हाँ, बिना बेवजह की टेंशन लेती रहती हैं। नंदिनी और सावित्री आपस में बात कर रहे थे, तभी रूबीना वहां आती है। अब बिल्कुल सही कह रही है मौसी जी, यही बात तो मैं मम्मी को समझाती हूँ, लेकिन मम्मी के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती, उल्टा मुझे डांट कर ना चुप करवा देती हैं। अभी तो माँ नहीं बनी ना रूबीना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। जिस दिन बच्चों की जिम्मेदारी तेरे सर आएगी ना, तब पता चलेगा तुझे। देख रही है मौसी जी आप कैसे मुझे ताने दे रही हैं? अरे अब जब मेरा रिश्ता कहीं नहीं लग रहा तो इसमें मेरी क्या गलती? घर का गर्म माहौल देखकर नंदिनी अपनी बहन को शांत करवाने के लिए बीच में बोलती है। दीदी, मेरी बात तो सुनो। मेरी नज़र में ना एक लड़का है। अगर आप कहो तो मैं उन लड़के वालों से अपनी रूबीना के लिए बात करूं। लड़के का नाम है अविनाश, इकलौता है। घर परिवार भी काफ़ी अच्छा है। हमारी रूबीना को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, उसकी सास ना थोड़ी रूढ़िवादी सोच की है।
अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मेरी रूबीना उस घर में ढल जाएगी। एक बार तू उससे बात तो कर ले। ठीक है दीदी, अब कल आप घर में लड़के वालों के आने की तैयारी कर लो, क्योंकि कल तो मैं लड़के वालों के साथ ही आऊंगी। नंदिनी की बात सुनकर सावित्री के अंदर एक उम्मीद फिर जगती है और वो अगले दिन के लिए हाँ कर देती है। अब अगले दिन रूबीना एक बार फिर तैयार होकर बैठ जाती है तो वहीं नंदिनी अविनाश और उसकी फैमिली के साथ रूबीना के घर आती है। सावित्री अविनाश और उसकी माँ सुमित्रा की काफी खातिरदारी करती है। सावित्री बहन, खातिरदारी तो चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी रूबीना को लेकर आती हूँ। सावित्री अंदर जाती है और रूबीना को लड़के वालों के सामने लाती है। रूबीना को सभी लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं, पर जैसे ही रूबीना सुमित्रा को चाय देने जाती है उसके हाथ से चाय नीचे गिर जाती है और उसकी साड़ी का पल्लू भी सर से उतर जाता है। ये देखकर सुमित्रा बोल पड़ती है। सावित्री बहन, बहू में तो कोई खराबी नहीं है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन बुरा मत मानना, आपकी बेटी की हरकत बहू वाली नहीं है। आपकी बेटी को HR की तरह काम सीखना पड़ेगा। जी क्या मतलब? मतलब ये कि हमें आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन इसको बहू बनने से पहले हमें इसको 3 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि हमारे घर के जैसे तौर तरीके हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में ढल पाएगी। इसलिए इसको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ये इन 3 महीने में हमारे तौर तरीके सीख जाती है तो ये हमारे घर की बहू बन जाएगी, नहीं तो फिर भूल जाएंगे इस रिश्ते को। सुमित्रा की बात सुनकर सावित्री अपनी बहन नंदिनी की तरफ देखने लगती है। बहन जी, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अभी आपस में बात करके आपको बताते हैं। इतना बोलकर सावित्री नंदिनी और रूबीना के साथ अंदर कमरे में चली जाती है। दीदी, मैं तो कह रही हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्योंकि भले ही ये लोग हमारी रूबीना को 3 महीने की ट्रेनिंग दे, लेकिन इस ट्रेनिंग से हमारी रूबीना का ही फायदा होगा ना। अरे लेकिन नंदिनी, हमारी रूबीना 3 महीने बिन शादी अपने ससुराल में रहेगी। अरे तो क्या हो गया, बिना शादी के ही वो ससुराल की जिम्मेदारी पहचान जाएगी। तो सोचो, जब उसकी शादी होगी तो वो अपने ससुराल को कितने अच्छे से संभालेगी। नंदिनी की बात से सावित्री सहमत हो जाती है, लेकिन तभी रूबीना कहती है, पर मौसी जी, अगर 3 महीने के बाद भी मैं इनकी बहू बनने के काबिल ना हुई तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। अरे तो क्या हो गया, इतने सारे रिश्ते टूटे हैं तो एक और टूटेगा। अरे क्यों इतनी चिंता ले रही है? अब क्या था, नंदिनी की बात से सहमत सावित्री और रूबीना सुमित्रा की ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देती है और सुमित्रा रूबीना को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बहू, ये है तेरा होने वाला ससुराल। फिलहाल के लिए तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं तुझे कल से इस घर के तौर तरीके सिखाऊंगी और ट्रेनिंग भी, ठीक है? जी माँ जी। रूबीना अब अपने पति के बगल वाले कमरे में चली जाती है और अगली सुबह सुमित्रा रूबीना के कमरे के बाहर जाकर उससे कहती है, रूबीना, रूबीना, दरवाजा खोल, सुबह हो गई। अपनी सास की आवाज सुनकर रूबीना अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। रूबीना को अभी सोकर उठता देख सुमित्रा उसे बड़े ही प्यार से कहती है, रूबीना बहू, ये तेरा ससुराल है, घर नहीं है, इसलिए तुझे 5 बजे नहा धोकर रेडी होना है, क्योंकि 5:30 बजे मैं पूजा करती हूँ और उस पूजा में मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ हो, इसलिए जल्दी से अब जाकर नहा लो। आज पूजा मुझे थोड़ी लेट करनी पड़ेगी। जी माँ जी। रूबीना अपनी सास की बात सुनकर तुरंत नहा कर आ जाती है और सास के साथ सुबह की 6 बजे वाली पूजा करने लगती है। 1 घंटे बाद जब घर के सभी लोग उठते हैं तो सुमित्रा रूबीना से कहती है, रूबीना बहू, जाकर सभी के लिए चाय बना दो और साथ में ना ब्रेड भी सेक देना। लेकिन माँ जी, मुझे तो किचन का कुछ भी पता नहीं। एक बार आप मुझे बता देंगे कि किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है तो मैं कर लूँगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चल ठीक है, तू किचन में चल, मैं आती हूँ। इस तरह सुमित्रा रूबीना को किचन का सब कुछ समझा कर आ जाती है। कुछ देर बाद रूबीना सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। सभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे, तभी सुमित्रा रूबीना की कमी निकालते हुए कहती है, अरे बहू, चाय में तूने चीनी बहुत ज्यादा डाल दी है। तुझे बता दूं, हमारे यहाँ चाय कम चीनी वाली पी जाती है। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रूबीना और सुमित्रा बात कर रहे थे, तभी बीच में अविनाश बोलता है, अच्छा माँ, मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए ना, आप ऑफिस बिना टिफिन के जा रहे हैं? हाँ रूबीना, क्योंकि मैं बाहर का ही खा लेता हूँ, घर का नहीं ले जा पाता क्योंकि माँ बना नहीं पाती सुबह सुबह। पर अविनाश जी, मैंने तो आपके लिए लंच पैक कर दिया है। अब से ना आप सुबह लंच लेकर जाया करना, क्योंकि अगर आप बाहर का खाएंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हो।
रूबीना की ये बात सुनकर अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वहीं रूबीना के ससुर जी भी खुश हो जाते हैं। रूबीना अब अविनाश का लंच लेकर आती है और उसको दे देती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम को सुमित्रा की पड़ोसन सुमित्रा के घर किसी काम से आती है। तभी वहां रूबीना बिना पल्लू की चाय लेकर आती है। उसको बिना घूंघट के देखकर सुमित्रा कहती है, रूबीना बहू, ये हमारी पड़ोसन है और हमारे घर के तौर तरीके ये सिखाते हैं कि यदि आपके सामने कोई पराया आए तो आप उससे घूंघट करेंगे। इसीलिए आपसे जो भी तुम्हारे सामने आए उससे तुम घूंघट करोगी। सुमित्रा की ऐसी रूढ़िवादी सोच देखकर उसकी पड़ोसन भी घूर कर देखती है और बिना उससे बात किए वहां से चली जाती है। हालांकि ये बात रूबीना को भी थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती। तभी रूबीना के कानों तक उसके ससुर मोहित की आवाज आती है, अरे सुमित्रा, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी आती हूँ। सुमित्रा मोहित के पास जाती है और उसकी दवाई देती है। दवाई खाने के बावजूद मोहित का सर दर्द ठीक नहीं होता, जिसके बाद रूबीना तेल लेकर अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, पापा जी, कभी कभी ना दवाई नहीं बल्कि मसाज काम आती है। लाइए, मैं आपके सर की मसाज कर दूं। देखना 2 मिनट में आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। इस तरह रूबीना अपने ससुर के सर की मालिश करती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ रूबीना घर में जल्दी उठकर अविनाश का लंच पैक करती, उसकी केयर करती, साथ ही अपने ससुर की भी देखभाल काफ़ी अच्छे से करती। लेकिन अगर उससे कोई कमी रह जाती तो वो थी सुमित्रा के तौर तरीके की। रूबीना खुद को सुमित्रा के तौर तरीके में ढाल नहीं पा रही थी और वो अक्सर कोई ना कोई गलती कर ही जाती। देखते ही देखते पूरे 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन रूबीना सुमित्रा के तौर तरीके पर खरी नहीं उतर पाती। क्योंकि अब पूरे 3 महीने गुजर चुके थे, इसलिए सावित्री और नंदिनी सुमित्रा के घर आते हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपना फैसला सुनाती है। पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं। हालांकि रूबीना बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो एक बहू के तौर तरीके नहीं सीख पाई, इसलिए मैं आपकी बेटी को रिजेक्ट करती हूँ। अब आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हैं। सुमित्रा ने रूबीना को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन 3 महीने में रूबीना ने कहीं ना कहीं सभी के दिल में अपनी एक जगह बना ली थी। लेकिन सुमित्रा ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए अब रूबीना वहां रुक नहीं सकती थी। सावित्री और नंदिनी रूबीना को लेकर जा रहे थे, तभी अविनाश अपनी माँ से कहता है, माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मानता हूँ रूबीना आपके तौर तरीके पर खरी नहीं उतर पाई, लेकिन वो हम लोगों की कितनी केयर करती है। आपने ये कभी देखा है? मैं कभी लंच नहीं ले जाता था, लेकिन जब से वो आई है तब से मैं लंच लेकर जाने लगा। मैं समय से उठने लगा। अविनाश सही कह रहा है। जब से रूबीना आई तब से मैं बीमार भी कम पड़ने लगा, और कहीं ना कहीं उसने तुम्हारे भी दिल में जगह तो बना ही ली है सुमित्रा। हम जानते हैं कि तुम भी उसे अपनी बहू के रूप में अपनाना चाहती हो, लेकिन वो घूंघट में नहीं रह पाती, इसलिए तुम उसे अपनी बहू नहीं मान रही हो। अरे क्या हो गया अगर उसने घूंघट नहीं लिया तो? जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, नहीं करवाएंगे हम उससे घूंघट। माँ, इस रिश्ते को मत तोड़ो। हाँ कर दो इस रिश्ते के लिए माँ, प्लीज, क्योंकि मैं रूबीना से प्यार करने लगा हूँ। सुमित्रा भी रूबीना से अटैच हो चुकी थी और अपने बेटे का प्यार देखकर वो रूबीना को रोक लेती है और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद कुछ ही समय में सुमित्रा बारात लेकर रूबीना के घर जाती है और उसे पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आती है। क्या बात है बहू, क्या हुआ? अब तक खाना क्यों नहीं बना? वो मम्मी जी, आटा खत्म हो गया है। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तू आटा कर ले। जी ठीक है मम्मी जी। चलो भाई, अब हम चलते हैं, नहीं तो फिर खाने के चक्कर में लेट हो जाएगा। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। यश और आरव वहां से बिना खाए ही चले जाते हैं। देखा बहू, अब ये दोनों बिना कुछ खाए चले गए। तू इन सब बातों का पहले से ध्यान रखा करना और पहले से पूरी तैयारी किया कर। वो मम्मी जी, कल पूरा दिन हम शादी की शॉपिंग में बिजी थे ना, और पूरा दिन बस ऐसे ही निकल गया, और फिर रात को लेट आए तो रह गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखियो। अब जाकर आटा पीस ले। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सुधा आटा पीसती है और सबके लिए खाना बनाती है। सुधा घर की बड़ी बहू थी और अब कुछ दिन बाद घर के छोटे बेटे यश की भी शादी होने वाली थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिर वो दिन भी आ जाता है जब घर के छोटे बेटे यश की शादी हो जाती है। आओ आओ बहू, अंदर आओ। आइए देवरानी जी, इस देसी ससुराल में आपका स्वागत है। इस तरह घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब प्रीति रसोई में जाती है। अरे दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं सब्जी के लिए मसाले कूट रही हूँ। क्यों दीदी, आप कूटे हुए मसाले यूज़ नहीं करती? मतलब वो पैकेट वाले मसाले? अरे नहीं प्रीति, दरअसल हम घर पर ही मसाले तैयार करते हैं।
ओह अच्छा, लाइए ना दीदी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। ठीक है, जब तक तुम हरी मिर्च और धनिया की चटनी बना लो। ओके दीदी। उसके बाद प्रीति किचन में कुछ ढूंढने लगती है। क्या हुआ प्रीति, कुछ चाहिए क्या? हाँ दीदी, मिक्सी ढूंढ रही हूँ। उसका क्या काम? अरे वो 2-2 चटनी बनानी है ना, इसलिए। क्या हुआ दीदी, आप किस बात पर हंस रही हैं? मैं तुम्हारे भोलेपन पर हंस रही थी। अरे इस घर में कोई मिक्सी विक्सी नहीं है। हैं? लेकिन ऐसा क्यों दीदी? चिंता मत करो, जब मैं भी इस घर में नई नई थी ना, तब मेरे लिए भी ये सब काफ़ी नया और अजीब था। लेकिन धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी। दरअसल यहाँ पर सभी चीज़ हाथों से कूटी जाती है और मिक्सी वगैरह इन सभी प्रकार की मशीनों का यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता। यही तो हमारी देसी रसोई की खासियत है। क्या? इसका मतलब मुझे कुंडी में चटनी कूटनी होगी? जी हाँ। लेकिन दीदी उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन प्रीति, हमें यहाँ पर ऐसे ही करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं चटनी बना देती हूँ, लेकिन आप खाना बनाने के समय इतना सब ये क्यों कूट रही हैं? क्योंकि अब ये ताज़ा कूटा हुआ मसाला सब्जी में डलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर पैकेट वाले मसालों का इस्तेमाल नहीं करते। क्या कहा? इसका मतलब हमें चटनी के साथ साथ सब्जी के लिए भी ताज़े मसाले कूटने होंगे? और अभी तो आप सिर्फ मसाले कूट रही हैं, उसके बाद आप चटनी कूटती तो उसमें तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। अब देसी चीज़ों में इतनी मेहनत तो लगती है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो प्रीति, अभी बहुत काम बचा है, तुम जल्दी से चटनी बनाओ। बस फिर प्रीति मिर्च की चटनी बनाना शुरू करती है। चटनी बनाते वक्त थोड़ी सी मिर्ची उछलकर प्रीति की आंख में चली जाती है। आउच! मेरी आंखें गई। अरे प्रीति, ठीक हो ना तुम? जाओ पहले अपनी आंखें धो लो। उसके बाद प्रीति अपनी आईज वॉश करती है। ओहो, यह क्या हो रहा है? यहाँ खाना बन रहा है। वो तो मुझे भी पता है दीदी, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। अच्छा कोई बात नहीं, रसोई का काम अभी मैं कर लेती हूँ, तुम रहने दो। नहीं, अकेले तो आप पता नहीं कितने सालों तक लगी रहोगी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। फिर चटनी बनाते हुए मैं पहले एक दिन का फंस गई। तभी प्रीति खांसते हुए और अपनी आंखों को बचाते हुए आखिरकार चटनी बना ही देती है। भाभी अब आप ना जल्दी से बस इस सब्जी को कुकर में डालकर उबाल दो। नहीं प्रीति, सब्जी तो कढ़ाई में ही अच्छी बनती है, कुकर में ना सब्जी का वो स्वाद नहीं आता। ओहो, अब इसी कढ़ाई में बनने में कितना टाइम लगेगा? आज तो बना लिया खाना। सुधा और प्रीति दोनों मिलकर खाना बनाती है, लेकिन उन्हें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आप तो जानती ही हैं कि अभी रसोई में क्या हो रहा था। खाना बनने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। आहा, पर खाने का तो मज़ा ही आ गया। सच में देसी खाने का अलग ही स्वाद है। हाँ, और उसे बनाने का अलग ही टॉर्चर है। वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अच्छा बहू, मैं कह रही थी कि अब सर्दी भी है, तो तुम मेरे लिए कल से मक्के और बाजरे की रोटी ही बनाइयो। जी ठीक है मम्मी जी। हाँ लेकिन भाभी, मेरा तो कल पनीर खाने का मन है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कल पनीर की सब्जी बना देना। जी ठीक है देवर जी। फिर दिन में। दीदी बाजार चलना है। क्यों प्रीति? दीदी कल की खाने के लिए आज सभी ने इतनी फरमाइशें की है, तो उन्हें बनाने के लिए सामान की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए बाजार तो जाना होगा। जी नहीं, हमें बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने किचन में सब सामान चेक कर लिया है, घर में वो सब कुछ नहीं है, और पनीर भी तो लाना होगा। घर में सब कुछ है प्रीति, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो और काम की तैयारी करो। सुधा प्रीति को रसोई में लेकर जाती है। ये देखो दीदी, ये दूध है। हाँ, तो अब इसी का पनीर बनेगा। क्या कहा? हाँ, यूं कहे कि सारा काम हम घर पर ही कर लेते हैं। उसके बाद सुधा दूध गर्म करती है और पनीर बनाने के लिए उसमें नींबू निचोड़ देती है। अब बस मैं इसे कपड़े में छान कर थोड़ी देर रख दूंगी और हमारा पनीर तैयार हो गया। भाभी आखिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, जब हमें सारा सामान रेडीमेड मिलता ही है। क्योंकि वो हाँ दीदी, आई नो, ये हमारी देसी रसोई है, लेकिन इस देसी रसोई की वजह से हमारा कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सुबह हमने मसाले और चटनी कूटने में ही पूरे 2 से 3 घंटे लगा दिए, उसके बाद खाना पकाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगर हम एक वक्त का खाना बनाने में ही आधा दिन लगा देंगे, तो बाकी तीनों वक्त का खाना बनाने में कितना ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं प्रीति, इस घर में सब ऐसे ही होता है। लेकिन दीदी, क्या आपको परेशानी नहीं होती? मैं तो आज एक दिन में ही परेशान हो गई।
परेशानी तो मुझे भी बहुत होती है। जब मैं शुरू शुरू में आई थी ना, तब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं सब कैसे करूँगी और क्या ही करूँगी। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपको मुझसे ज़्यादा परेशानी हुई होगी। उस टाइम तो दीदी आप अकेली थी, अभी तो फिर भी मेरी मदद करने के लिए आप हो। तभी वहाँ पर कमला आ जाती है। अरे बहू, ये गप्पे शप्पे लड़ाना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। चलो, रात का खाना भी बनाना है। जी मम्मी जी, बस अभी करते हैं। अभी से? लेकिन मम्मी जी, अभी तो ठीक से शाम भी नहीं हुई। बेटा क्या है ना, जब तुम डिनर बनाओगी तब तुम्हें सब समझ में आएगा। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। तुम्हें तो पता ही है, हमें सब्जी बनाने के लिए मसाले भी कूटने हैं, तो खाना बनाने में समय तो लगेगा ना। ओह माय गॉड, मैं तो सुबह से इतना काम करके पहले ही थक चुकी हूँ। प्रीति तो पहले ही दिन इतना थक गई, लेकिन अभी तो उसके सामने और भी बहुत सारी चैलेंजेस आने वाले थे। अगले दिन सुबह, बहू तो सबके लिए आज बाजरे की खिचड़ी बना दे। ठीक है मम्मी जी। और हाँ, घी भी ख़त्म होने वाला है, तो तुझे आज घी भी बनाना है। उसके बाद सुधा किचन में काम करने चली जाती है और उसके पीछे पीछे प्रीति भी आ जाती है। आज की क्या फरमाइश है दीदी? बाजरे की खिचड़ी। अरे वाह, चलो वो तो जल्दी बन जाएगी, है ना? अब मुझे इस इमाम दस्ते में पहले बाजरा कूटना होगा, उसके बाद खिचड़ी बनानी होगी। ओफो, यहाँ पर कभी कोई काम सिंपल तरीके से नहीं हो सकता क्या? अब तुम्हें घी बनाना नहीं आता, नहीं तो मैं ही बाजरा कूट देती। अरे दीदी, घी की तो बात ही रहने दो, एक तो इस घी से इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। क्या करूँ मैं? प्रीति ने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा था, उससे घी की स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब कोई बात नहीं, तुम बाहर जाकर बाजरा कूट सकती हो। ठीक है दीदी। फिर प्रीति बाहर चली जाती है। इस तरह सभी नाश्ते में बाजरे की खिचड़ी खा लेते हैं। फिर चलो फाइनली, अब आखिरकार मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम तो करूँगी। प्रीति अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि तभी उसे रमेश की आवाज़ आती है। अरे क्या मैं अब थोड़ी देर भी आराम नहीं कर सकती? वो रमेश के पास जाती है। जी पापा जी, कहिए क्या बात है? अरे बेटा, मुझे ना बहुत भूख लगी है। मुझे वो बाजरे की खिचड़ी कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बस थोड़ी ही खाई थी। तुम मेरे लिए खाना बना दोगी? जी ठीक है पापा जी, अभी बना देती हूँ। ठीक है बेटा, तो तुम मेरे लिए आलू गाजर और मेथी की मिक्स सब्जी बनाना, उसके साथ मक्के की रोटी हो जाए। आह, क्या मज़ा आ जाएगा। आपको तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन हमारी तो सज़ा हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा जी, अभी खाना बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन ध्यान रहे कि पिछली बार की तरह मक्के की रोटी को चकले बेलन पर बनाने की ट्राई मत करना, वो हाथ से ही बनेगी। जी ठीक है। प्रीति रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। अरे इस रोटी को हाथ से बनाना भी उतना ही मुश्किल है जितना मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना था। नहीं, मुझे लगता है कि मैथ्स इससे ज़्यादा आसान है। फिर प्रीति जैसे तैसे करके खाना बना कर लाती है और रमेश को देती है। वाह बहू, सच में खाना खाकर मज़ा आ गया भाई। रमेश खाना खाकर चला जाता है और प्रीति बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाती है। चलो फाइनली, अब तो थोड़ी देर आराम कर ही सकती हूँ। लेकिन जैसे ही प्रीति घड़ी में देखती है तो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि शाम के 5 बज गए हैं। ये क्या, इतना टाइम हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। जब से इस घर में आई हूँ मेरा पूरा दिन रसोई में ही जाता है। घर की साफ सफाई भी ढंग से नहीं हो पाती, होगी भी कैसे भला? साफ सफाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस हो गया मेरा रेस्ट, अब डिनर बनाने की तैयारी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद, अरे दीदी, ये इतना बड़ा क्या है? क्या इसमें हम पूरे साल भर के मसाले एक साथ कूट कर रखते हैं? नहीं प्रीति, इसमें हम धान कूटते हैं। धान माने चावल? लेकिन उसे क्यों कूटना? दरअसल धान को कूटने के बाद ही चावल बनता है, इसलिए हमें धान से चावल अलग करना है। ओ दीदी, बस इसी की कसर बाकी थी। मुझे ये रसोई कम और जिम ज़्यादा लगता है, हमारी सारी कसरत यहीं हो जाती है। धान हमें कल कूटना है। शुक्र है आज तो रेस्ट मिला। नहीं, आज हम गेहूं साफ करेंगे और उसके बाद आटा पीसना है। नहीं, गेहूं को पीस कर आटा बनाना है। दीदी, इतना ज़्यादा काम करके तो मेरे सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म होती जा रही है। कोई बात नहीं प्रीति, ऐसे हार नहीं मानते। चलो अब हम जल्दी से काम कर लेते, नहीं तो रात को लेट तक लगे रहना पड़ेगा, फिर हमें सुबह जल्दी भी उठना होता है। जब घर में ही मसाले कूटने की फैक्ट्री होगी तो जल्दी तो उठना पड़ेगा ही। फिर अगले दिन जब प्रीति रसोई में काम कर रही थी, चलो अब मैं दही में रायता बना लेती हूँ। जब प्रीति दही की मटकी उठाती है तो गलती से उससे वो नीचे गिर जाती है।
ओ नो, ये क्या कर दिया मैंने। शोर सुनकर कमला और सुधा भी आ जाती हैं। क्या हुआ प्रीति, ठीक तो हो ना? अरे बहू, तूने फिर से मटकी तोड़ दी। 1 महीने में तू 5 या 6 मटकी तो तोड़ ही देती है। जरा ध्यान से काम किया कर। सारी दही वेस्ट हो गई, अब जमाओ दोबारा से दही। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। अब हमें दोबारा दही जमानी होगी। कोई बात नहीं प्रीति, मैं अभी कर देती हूँ। क्या हम सिंपल बर्तनों में खाना नहीं रख सकते? नहीं तो मेरे हाथ से ऐसे न जाने कितनी मासूम मटकियों का कल्याण हो जाएगा। दोनों बहुएं रसोई का इतना ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये सब करना पड़ता था। वो हर रोज़ ताज़े मसाले कूटती, सब कुछ घर पर ही बनाती। इस तरह उन दोनों का पूरा दिन रसोई के कामों में ही जाता था। फिर कुछ दिन बाद, देखो 2 दिन बाद तुम्हारी दादी सास आ रही है, हमें उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी होगी। हाँ बिल्कुल, उनकी खातिरदारी में कोई भी कसर मत छोड़ना। तुम सब उनके लिए बिल्कुल ताज़े ताज़े मसालों का बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाना, जिससे वो खुश हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें खुश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके बाद वो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगी, इसीलिए तो वो यहाँ पर आ रही है। ओह अच्छा अच्छा। ये खबर सुनकर सभी जोर शोर से तैयारियों में लग जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उनकी दादी सास घर पर आती हैं। सभी उनके पांव छूते हैं, उनका घर में स्वागत करते हैं। लीजिए दादी जी पानी। हाँ बहुला। अरे बच्चों, तुम दादी के लिए खाना बनाओ जाओ। हाँ भाई, मैं तो सफर में बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जी दादी माँ, आप बस 2 मिनट रुकिए, हम आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर लाते हैं। इसके बाद सुधा और प्रीति दोनों किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करती हैं। अरे दीदी, लाओ जल्दी से, मैं बाजरे का आटा गूंद देती हूँ। अब तो मुझे बाजरे की रोटी भी बनानी आ गई है, मैं दादी को अपने हाथ की रोटियाँ खिलाऊंगी। अरे प्रीति, तुम भूल गई, दादी माँ के दांत नहीं है, वो भला बाजरे की रोटी कैसे खा पाएंगी? अरे हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलो कोई ना, मैं जब तक मसाले कूट दूँ आप खाना बनाने की तैयारी कर लो। वाह प्रीति, आज तो तुम्हारा एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, वरना तुम तो सबसे ज्यादा परेशान होती थी मसाले कूटने में। दीदी आपको पता ही है ना, हमें दादी माँ को नाराज नहीं करना। हाँ। जब भी तो मैं सोचूं आज तुम इतना ज्यादा एनर्जेटिक क्यों फील कर रही हो। इस तरह दोनों बहुएं दादी को इम्प्रेस करने के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से मसाले कूटती हैं और तरह तरह का खाना बना कर लाती हैं। वाह बहू, आज तो तुम दोनों ने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी खाना भी बना कर ले आई। जी पापा जी, मैंने और प्रीति ने आज जल्दी जल्दी खाना बनाया है। हाँ जी। शाबाश बहू। लेकिन मुझे तो खाने का इंतजार करते हुए पूरे 5 घंटे हो गए। हाँ, नहीं तो ये बाकी दिन तो 7 से 8 घंटे में खाना बनाती है। क्या कहे? उनकी दादी सास को ये बात सुनकर काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रसोई में खाना कैसे बनता है। इस तरह अगले कई दिन तक उनकी दादी सास वहाँ पर रही और उन्हें हमेशा बहुत लेट खाना मिलता था। वो बेचारी कई कई घंटों तक भूखी बैठी रहती थी। उन्होंने देखा कि ये दोनों बहुएं पूरा दिन रसोई में लगी रहती है, किस तरह वो दोनों पूरा दिन मसाले कूटती हैं, आटा पीसती हैं और न जाने क्या क्या करती है। तब एक दिन खाने का इंतज़ार करते करते दादी सास को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भड़क कर कहती हैं, मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूँ। अरे क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? क्या हमसे कोई कमी रह गई? हाँ जी बताइए, अगर हमारी कोई गलती है तो हम उसे अभी सुधार लेंगे। अरे जहाँ पर खाना 1 घंटे में बन जाना चाहिए, वहाँ पर तुम 5 से 6 घंटे लगाते हो। माँ जी, ये देसी रसोई है ना, इसे बनाने में टाइम तो लगता ही है और इस खाने का स्वाद भी अलग ही होता है, इसलिए। अरे इतनी देर खाने का इंतजार करते करते आदमी बेचारा परेशानी हो जाए। एक तरफ उसकी भूख के मारे जान निकली जा रही है और तुम सिर्फ मसाले कूटने में लगी हो। आजकल इतना तो गांव में भी नहीं होता, वहाँ पर भी सब पैकेट के कूटे हुए मसाले इस्तेमाल करते हैं। चक्की पर एक बार महीने का आटा पिसवा लेते हैं, लेकिन यहाँ तो रोज़ रोज़ अलग अलग तरह के मसाले कूटे जाते हैं। बस भाई, मैं तो परेशान हो गई, जा रही हूँ वापस। सभी दादी जी को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्या फ़ायदा। दादी जी तो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती हैं और उनको इम्प्रेस करने की बजाय उल्टा वो सब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं और उन्हें प्रॉपर्टी मिलने की बजाय डांट मिलती है।